काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, कोई बात मैं बगैर सबूत के कहता नहीं। जब बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं हो तो कोई मेरे खिलाफ केस करने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ नहीं अभी तक। 62 साल में कोई केस नहीं। अभी एक मिश्रा जी ने मेरे को नोटिस दिया, अब नोटिस दिया तो मैंने उसको नोटिस दिया कि मैं तुमको एट्रोसिटी एक्ट में जेल क्यों न डालूं। उसको मैंने कि तू मुझे ये बगैर सबूत के लिख के भेज रहा है, अब मैं तुमको भेज रहा हूं कि ये जो शेड्यूल कास्ट का होकर तू मेरे संवैधानिक अधिकार दबाने की कोशिश कर रहा है, तो तेरे को मैं जेल में क्यों नहीं डालूं। मेरे से पंगा कोई इसीलिए लेता नहीं है क्योंकि मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं। दूसरे लोगों एक काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, कोई बात मैं बगैर सबूत के कहता नहीं। जब बगैर सबूत के कोई बात करता नहीं हो तो कोई मेरे खिलाफ केस करने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ नहीं अभी तक। 62 साल में कोई केस नहीं। अभी एक मिश्रा जी ने मेरे को नोटिस दिया, अब नोटिस दिया तो मैंने उसको नोटिस दिया कि मैं तुमको एट्रोसिटी एक्ट में जेल क्यों न डालूं। उसको मैंने कि तू मुझे ये बगैर सबूत के लिख के भेज रहा है, अब मैं तुमको भेज रहा हूं कि ये जो मैं शेड्यूल कास्ट का होकर तू मेरे संवैधानिक अधिकार दबाने की कोशिश कर रहा है, तो तेरे को मैं जेल में क्यों नहीं डालूं। मेरे से पंगा कोई इसीलिए लेता नहीं है क्योंकि मैं संविधान के दायरे में रहकर काम करता हूं। दूसरे लोगों ने नहीं किया तो मैं उसको नहीं छोड़ता हूं। गुजरात में मेरा कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दिया तो मैंने वहां जाके जेल भरो किया, और 4:15 बजे जब मैं जेल में गया तो रात के 2:30 बजे तक पुलिस वाले हिम्मत नहीं कर पाए एफआईआर दाखिल करे कि ना करे। 2:30 बजे रात के एफआईआर दाखिल किया तो जज के सामने मेरे वकील ने पूछा कि वामन मेश्राम आपके पुलिस चौकी में कितने बजे अरेस्ट करने के लिए आया था? कहा 4:15 बजे। तो शाम के 4:15 बजे से रात के 2:30 बजे तक ये किसके पोजीशन में था? कहा हमारे पोजीशन में था। जब तुम्हारे पोजीशन में था तब उस पीरियड में वामन मेश्राम ने कौन सा अपराध किया? पुलिस वालों के पास कोई जवाब ही नहीं। जब तुम्हारे पोजीशन में था तब तो कोई अपराध करने का सवाल ही नहीं था। जब नहीं था तो रात के 2:30 बजे एफआईआर कैसे दाखिल किया? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। रिजेक्ट, तुम्हारा जो एफआईआर है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद पुलिस कमिश्नर पर 2 हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया मैंने। अब 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया, एक सवाल का भी जवाब कमिश्नर ने नहीं दिया। तो भी गुजरात जाकर आया, नरेंद्र मोदी वाला गुजरात जाकर आया और कहा कि तुम रिटायर्ड होने के बाद भी तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पेंशन भी खाऊंगा। अगर तुम अभी रिप्लाई नहीं देते हो तो रिटायर हो जाओगे। सोचोगे अब रिटायर हो गए अब तो वामन मेश्राम छोड़ना है। नहीं, वामन मेश्राम रिटायर्ड के बाद भी तुमको छोड़ेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हारी पेंशन हजम करके रहूंगा। तुमने गलत काम किया, संविधान के विरोध में काम किया। ये बात साथियों इसलिए बता रहा हूं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस देश की व्यवस्था से लड़ना पड़े, जेल में जाना पड़े, तो भी हम लोग जाएंगे। और कोई दूसरा आदमी इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए रजामंद नहीं हो सकता। इस तरह से ये कई बातें हैं, कई उदाहरण है। इस तरह से क्या हुआ, 5 नेशनल लेवल की पार्टियों ने संसद के 450 सीटों पर कब्जा किया। इसका मतलब है विधायिका पर इन्होंने कब्जा किया। 80% से ज्यादा
IAS, IPS, IRS अधिकारियों पर, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल किया। तीसरा, जुडिशरी पर कंट्रोल किया 97% हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। और मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और किताबें छपती है, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनी अदर महाराज, बचा कुचा महाराज, कितने लोगों के नाम ले गए। ये सारा उनका कब्जा है। और चौथा मीडिया है वोकल मीडिया, जैसे मैं भाषा बोल रहा हूं। हमारे लोग देसी गांव में देसी भाषा बोलते हैं, वो देसी भाषा में भाषण करने का दिक्कत होता है तो पंडित जी कहता, अरे इसको तो हिंदी बोलना नहीं आता। तो ये लोग जो है इनका भाषा पर भी कब्जा है। और इस तरह से मीडिया पर भी इन लोगों ने कब्जा किया, लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना है, मगर नेहरू जी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था बना दी। एक डॉक्यूमेंट्री बता रहा, बाबा साहब ने जो कहा उसके विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध सारा का सारा काम किया। और इस वजह से साथियों आज देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था स्थापित की गई है। इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। क्यों बनाया? तो आपको जवाब दिया, इसलिए बनाया। अब 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें बताकर समाप्त कर देता हूं। नरेंद्र मोदी डेली कहता है, अपने भाषण में डेली कहता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास। तो हम गांव गए, गांव में एक बुजुर्ग आदमी को कहा, चाचा विकास को जानते हो? जरूर जानते हैं, क्यों नहीं जानते, बताइए। कहा कि हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। तो हमने कहा, चाचा ये नारायण के बेटे का नाम विकास वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा ये नरेंद्र मोदी जो विकास बोल रहे हैं ना, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलते हैं, गाजियाबाद बुलंदशहर में ऐसा हिंदी बोलते हैं। वे किधर को जा रही है? इधर को आ रही है, इधर को जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो विकास 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 कहते रहता है। तो विकास में क्या कहा? विकास में क्या कहा? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या करे? हमारे लोग रोडवेज में बैठने के लिए बस स्टैंड जाते हैं, रेल में बैठने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। फ्लाइट में, एरोप्लेन में, प्लेन में, विमान में बैठने के लिए हमारा कोई आदमी जाता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा 13 एयरपोर्ट बनाए। तो हमारा विमान के साथ क्या संबंध है भाई? हा? तुम्हारा जो विकास है क्या संबंध है? देखो क्या संबंध है आपको बताता हूं। जब फ्लाइट उड़ती है और जब गांव के ऊपर आती है तो गांव का आदमी चूल्हे के पास बैठा हुआ है, सेकता हुआ, उसको प्लेन का आवाज घरघराता हुआ आता है, दौड़ के आंगन में आता है और आंगन में आकर, अरे विमान जा रहा है, बस इतना ही हमारा संबंध है। विमान जा रहा है, बैठने का सपना भी हमारा आदमी देख नहीं पाता। और अगर सपना भी नहीं देख पाता है, तुम कह रहे हो 13 एयरपोर्ट बनाए, क्या करने का? चाटने का। खाना खाते वक्त आदमी अचार चाटने को रखता है, 13 एयरपोर्ट चाटने के लिए रखे, बैठने को तो मिलेगा है नहीं। फिर कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया? 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाए, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाए, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाए, 6 लेन रोड था, 8 लेन रोड बनाया। हाँ बनाया, जरूर बात, सही बात है, जो सही है मानना पड़ेगा।
स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ ये बात सही, मगर वहां लिखा है 6 लेन 8 लेन में लिखा है इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, और गरीब गुरबा इस पर पैदल बिल्कुल भी नहीं चल सकता। साली चाट ली तेरा 8 लेन रोड को, क्या करे? हमारे किस काम का है गरीब के तुम्हारा विकास? हमारा तुम जो विकास कह रहे हो उस विकास का क्या करे? चाट ले, कोई मतलब का तो है नहीं तुम्हारा विकास। गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। इज्जत से समझते हो? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। इज्जत से क्या है? हमारे लोग हजारों सालों से मेहनत कश लोग मेहनत करके अपने परिवार की रोटी रोजी चलाते हैं, रोजी करके रोटी चलाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं, और ऐसा हजारों सालों से करते आ रहे हैं। मुफ्त की रोटी खाने की उनकी आदत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज दिया, अरे मुफ्त की रोटी खाएंगे तो साला हराम का खून बनेगा। मुफ्त की रोटी खाएंगे हराम का खून बनेगा। हमें तुम्हारे मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए। जब पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 5 किलो अनाज देने की चर्चा चल रही थी तो प्रधानमंत्री ने अधिकारी को कहा कि ये 5 किलो के साथ साथ 1 किलो नमक भी देना चाहिए। अधिकारियों ने कहा पहले ही पैसा कम है प्रधानमंत्री जी, 1 किलो नमक देने से और खर्चा बढ़ जाएगा। तो मोदी जी ने कहा ये 5 किलो अनाज देने से एक भी वोट नहीं मिलेगा। कैसे? कहा 1 किलो नमक देने से वोट जरूर मिलेगा। कैसे? ये गरीब आदमी जब हमारा नमक खाएगा तो वो बोलेगा नहीं मोदी का हमने नमक खाया, भाई वोट तो उसी को देना पड़ेगा। हम लोग नमक हरामी नहीं कर सकते, हम लोग नमक हलाल लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी को मालूम है, एक गरीब लोग जो है ना इस इज्जत सम्मान और बहुत अच्छी तरह से स्वाभिमान को जानते हैं, और इसलिए देखो कितनी चालाकी से 5 किलो के साथ 1 किलो नमक लगा दिया। और जिन थैलियों में दिया जाता है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थैली बनाने का ठेका दे दिया, सारा पैसा उनके घरों में गया। आज 2 साल पहले जो अडानी है वो कितने पीछे वाला उद्योगपति था, वो एशिया का 10 नंबर का उद्योगपति हो गया है, 10 नंबर में आ गया। अंबानी पीछे चला गया, अडानी अंदर आ गया, और 23 लाख करोड़ रुपए की संपदा थी उद्योगपतियों की 53 लाख करोड़ हो गई। नरेंद्र मोदी की मदद से उनकी संपत्ति 30 लाख करोड़ बढ़ गई। सरकार के नीति में ऐसा परिवर्तन लाया गया जिससे उद्योगपतियों को फायदा हो सके। आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये आंकड़े गलत साबित करें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। तो इस तरह से ये धोखाधड़ी हमारे लोगों के साथ में हो रही है। तो गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये 5 किलो अनाज हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मेहनत करेंगे और रोटी कमाएंगे, तुम्हारे हराम की रोटी खाने के लिए हम तैयार नहीं।